सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 7 विकास, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था लैमार्किनिज्म और डार्विनिज्म, लैमार्कवाद और डार्विनवाद जो उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो उत्परिवर्तनवाद का क्या मतलब होता है कि अचानक से आए जो परिवर्तन होते हैं उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। अचानक कोई भी वातावरण के प्रतिकूल या वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसके इफेक्ट से जो भी बदलाव आता है उसको बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। क्लियर? आइए इसका इतिहास देखते हैं। अगर हिस्ट्री देखते हैं तो इसका प्रतिपादन हॉलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज ने 1842 से 1935 में किया था, अतः इसे डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। इनके अनुसार ये बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवों का जो विकास है उनके पूर्वजों से उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण न होकर अचानक से आए परिवर्तनों के आकस्मिक भिन्नता जो बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अचानक से होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, डी व्रिज ने इन्हें बड़ी और अकस्मात होने वाली विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि ये क्या होता है? उत्परिवर्ती होता है, मतलब म्यूटेट होता है। उनके अनुसार किसी भी जीव में पैदा होने वाले जो अचानक परिवर्तन होते हैं वो उनके वंशानुगति को प्रदर्शित करते हैं, जो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया? डार्विन ने अपने अवलोकन के समय जीवों में ऐसे परिवर्तन को देखा था, परंतु इन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया था। वे जानते थे कि वो उनका मानना था, डार्विन का मानना था कि छोटे छोटे परिवर्तन ही जीव का कारण बनते हैं। लेकिन डी व्रिज ने क्या किया? अपने सिद्धांत में उत्परिवर्तन को, मतलब अचानक हुए परिवर्तन को बड़ा कारण मानते हुए एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद, जिसमें वंशागतिकी में उनके जो लक्षण होते हैं वे चलते रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं? अचानक आए परिवर्तन से जो पूर्वज होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं उनसे भिन्न होती हैं। व्रिज के उत्परिवर्तनवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीव में हमेशा उत्परिवर्तन हमेशा होता है। इसके कारण ये जीव जनकों से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन दीर्घ एवं आकस्मिक होते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक से होते हैं, वो वातावरण के इफेक्ट के कारण होते हैं और बड़ी मात्रा में होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागतिकी प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है उत्परिवर्तन लाभकारी अथवा हानिकारक भी किसी भी दिशा में हो सकता है। उत्परिवर्तन ऐसा ही नहीं होता है कि लाभकारी हो, हर चीज में प्लस और माइनस दोनों होता है। ये चीज नेगेटिव थॉट और जो पॉजिटिव चीज़ होती है दोनों होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो उत्परिवर्तन होता है, मतलब जो वातावरण में जो चेंजेस आता है उसके कारण वो जो उत्परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है वो हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। लाभकारी उत्परिवर्तन जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित हो जाते हैं, जबकि हानिकारक जो होता है वो प्रकृति से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नई जातियों का विकास होता है। अगर देखेंगे तो सामान्य पौधे में स्वपरागण होता है, तो सामान्य पौधे अधिकांश बनते हैं और भिन्न पौधे जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बनते हैं। लेकिन जब भिन्न पौधों में स्वपरागण होता है तो सामान्य पौधे अधिकांश बनते हैं और कुछ भिन्न पौधे बनते हैं। तो ह्यूगो डी व्रिज जो थे उन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज अर्थात इनोथेरा लैमार्किनिया नामक जो पौधा था उस पर उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि एक लंबा सीधा तना और पीला रंग वाला पौधा लिया। क्या लिया? एक लंबा पौधा लिया जो सीधा था और येलो कलर का था। उन्होंने इनोथेरा के पौधों का अध्ययन लगातार 7 पीढ़ियों तक किया, जिसमें कितने पौधे एकत्रित किए? लगभग 50,000 उनके पौधे एकत्रित किए और इनमें 800 पौधे उत्परिवर्तित थे। 50,000 पौधों में से 800 पौधे जो क्या थे? दूसरे लक्षणों को प्रदर्शित करते थे, है ना। तो डी व्रिज के ये लक्षण जो थे वो सही वंशागतिकी से प्रदर्शित करते थे। इसमें कौन कौन से चेंज आए थे? तो इनोरा जाइगस, यह पौधा इनोथेरा लैमार्किनिया के समान था, परंतु इनकी लंबाई और ज़्यादा अधिक थी। ठीक है, फिर है दूसरा इनोवेरा नानीला। इसकी जो लंबाई थी वो 20 से 30 सेंटीमीटर थी, परंतु इनकी जो पत्तियां थी वो इनोथेरा लैमार्किनिया में छोटी थी। फिर तीसरा है इनोरा रबिनरविस। इसकी जो लंबाई थी ये लैमार्किना से भिन्न थी। इनोरा बेविस्टाइलिस, इनकी जो पत्तियां थी वे शिखर से गोल थे तथा वर्तिकाग्र की ऊंचाई दलों के बराबर थी। इस प्रकार इमोथेरा लोविफोलिया, इमोथेरा लाटा, इमोथेरा ऑब्लोगा, नोबेरा अल्विडा और इनोथेरा साइंटिलेंस जो थे वो भी इनोथेरा
प्राइमरोज के जैसे ही थे या फिर इनोथेरा लैमार्किना के टाइप के ही थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इनके चेंजेस थे। इसको क्या बोला उन्होंने, डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक इसे डार्विनवाद का पूरक मानते हैं। उनके ऐसा मानना था, उन लोगों का ऐसा मानना था या ऐसा तर्क था बोल सकते हैं कि जो उत्परिवर्तनवाद होता है वो जीवों में पैदा होने वाले विभिन्नताओं के स्रोत के बारे में जानकारी देता है। अगर हम लोग उत्परिवर्तनवाद के प्रमाण की बात करते हैं तो उत्परिवर्तनवाद का प्रमाण जो होता है विभिन्नताओं का प्रमुख स्रोत होता है। उत्परिवर्तन को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जो लक्षण पूर्वजों में थे और संतानों में ना होते हैं उसको तो विभिन्न हो गए, वो अलग अलग हो गए, इसको तो विभिन्नताओं को प्रमुख स्रोत मान सकते हैं उत्परिवर्तन का। इसी के द्वारा नई प्रजाति के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बाद में प्रोग्रेसिव एवं रिट्रोग्रेसिव दोनों प्रकार के विकास को स्पष्ट करता है। उत्परिवर्तन के द्वारा कई प्रजातियां उत्पन्न हुई। उत्परिवर्तन से क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए जिससे नई जातियों का विकास हुआ, जन्म हुआ। उदाहरण है एनकॉन शिप, जिसको छोटे पैर युक्त भेड़ बोलते हैं, सींग रहित मवेशी, बेंगल ग्रेम, लाल सूर्यमुखी, सेब, मौसम्बी आदि। अगर इस किसी भी थ्योरी का अगर हम लोग कि उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी थ्योरी अगर प्रतिपादित होती है तो उसके समर्थक भी बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ समय के बाद अनेक प्रयोगों के द्वारा अनेक वैज्ञानिकों के मत जो होते हैं उस वाद के लिए क्या होता है, उस थ्योरी के लिए चेंज हो जाता है। तो उत्परिवर्तनवाद के लिए भी कुछ वैज्ञानिकों ने दूसरे दूसरे मत प्रस्तुत किए जिससे उत्परिवर्तनवाद की आलोचना होती है। तो पहला है इनोथेरा जो था उसकी जो विभिन्न प्रजाति की उत्पत्ति का प्रमुख कारण उत्परिवर्तन न होकर क्या है, गुणसूत्रीय विपथन। गुणसूत्रीय विपथन मतलब क्या हो गया आपका कि जब पौधे में स्वपरागण की क्रिया हुई तो स्वपरागण के समय में क्या हुआ, जो गुणसूत्र थे वो क्या हुए, उनके जो सिस्टमैटिक गुणसूत्र क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एक श्रृंखला में होते हैं ना, तो जो श्रृंखला थी उसमें चेंजेस हुए और उन चेंजेस के कारण क्या हुआ, जो पौधे थे वो भी चेंज हो गए। इस कारण इसका दूसरा कारण मतलब बोल सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसका कारण था गुणसूत्रीय विपथन। उत्परिवर्तन की आवृत्ति अत्यंत कम होती है। आवृत्ति मतलब हो गया, अगर जैसे 50,000 पौधे लिए थे प्रयोग में ह्यूगो डी ब्रिज ने, तो उसमें से 800 जो पौधा था वही उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अधिकांश पौधे नहीं करते, अधिकांश पौधे उसी जाति को या फिर उसी पूर्वज को फॉलो करते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं जबकि प्रभावी उत्परिवर्तन विकास में अधिक सहायक होते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है वो भले ही कम संख्या में होता है, लेकिन कम संख्या में होने के साथ साथ ये क्या करता है, विकास को बहुत तेजी से बढ़ाता है और चेंजेस लाता है, तो नई चीज़ों का विकास ज़्यादा होता है। उत्परिवर्तनवाद प्रकृति एवं प्राकृतिक चयन पर विश्वास नहीं रखता है। फिर है न्यू डार्विनिज्म, नव डार्विनवाद। इसके बाद नया थ्योरी आया नव डार्विनवाद। डार्विन के जो थ्योरी थे उसमें और प्रयोगों के आधार पर उसमें कुछ चेंजेस लाए, फिर उसको बोला गया नव डार्विनवाद। तो डार्विन के समकालिक जो अधिकांश जैव वैज्ञानिक थे उन्होंने डार्विन के प्राकृतिकवाद का स्वीकार किया था, लेकिन प्राकृतिक वर्णवाद जो थी वो नई प्रजातियों की उत्पत्ति को समझाने के लिए सही था। फिर और कुछ प्रमाण आते गए, है ना, और कुछ प्रमाण आने के बाद क्या हुआ उसके विकासवाद में कुछ परिवर्तन किए गए। डार्विन का मानना था कि जीवों में अनुकूलन एक कारक के प्राकृतिक चयन का परिणाम था, परंतु टी डॉब्जान्स्की, हेक्सले, आर ए फिशर और जे बी एस हेल्डेन नामक जो और अनेक वैज्ञानिक थे उनका मानना है कि अनुकूलन कई कारकों का परिणाम होता है। अनुकूलन जो होता है वो जीवों में एक प्राकृतिक चयन का परिणाम नहीं होता। अनुकूलन जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों का परिणाम होता है, तो जिसमें से प्राकृतिक चयन एक कारक है। मतलब उसको हम लोग संपूर्ण प्राकृतिक चयन को हम लोग नहीं बोल सकते कि वही उत्परिवर्तन का कारण होती है। प्राकृतिक चयन एक स्टेप हो सकता है बोल रहे हैं। इस सिद्धांत को ही नव डार्विनवाद कहा गया। नव डार्विनवाद ही आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला बनी। नव डार्विनवाद से आधुनिक संश्लेषणवाद की ओर पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में कई वैज्ञानिक घटनाएं हुई जिसके आधार पर आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला रखी गई। इसमें भौगोलिक पृथक्करण का सिद्धांत आया,
फिर आया मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद कब दिया था? तो 1901 में दिया था। फिर उसके बाद समष्टि आनुवंशिकी का सिद्धांत आया। फिर उसके बाद समष्टि एवं जाति का विकास संबंधित गणितीय अवधारणाएं आए। इसके पश्चात आधुनिक संश्लेषणवाद आया। सबसे नया जो था विकास को समझाने के लिए और उपयुक्त जो थ्योरी था वो था आधुनिक संश्लेषणवाद। इनके अनुसार क्या होता है, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जूलियन हक्सले द्वारा अपने लिखित पुस्तक विकास द मॉडर्न सिंथेसिस। कौन से बुक में लिखा था? विकास द मॉडर्न सिंथेसिस या इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। और दूसरा बुक था जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनका मानना है कि विभिन्नताएं ही जो होती है वही नई जाति की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर पूर्वज के भांति ही उनके समान ही संतानें पैदा होती रहेंगी तो क्या चेंजेस आएंगी? नहीं। और चेंजेस नहीं आएंगी तो क्या होगा? चेंजेस नहीं आएंगी तो नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। इस कारण क्या बोल सकते हैं हम लोग, नई जाति की उत्पत्ति होने का जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे ही क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद जो होता है वो जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। आधुनिक संश्लेषणवाद का जो आधार होता है वो क्या होता है? निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। जीवों में प्रजनन क्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए जीवन में संघर्ष में कुछ जीव जो होते हैं वो जीवित बचे रहते हैं। निवास स्थान एवं भोजन की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। प्रत्येक जो जीव होता है वो उनकी जातियों में जो मृत्यु दर होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। जीवों को संरचना एवं क्रमिक में अधिक विभिन्नता जो होती है वो उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं जो होती है जीन पुनः संयोजन, जीन उत्परिवर्तन एवं गुणसूत्र विपथन बहुगुणता के कारण होती है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि जो अचानक से परिवर्तन आता है वो अचानक से परिवर्तन नहीं आता, अचानक से परिवर्तन के भी कारण होते हैं। हर चीज़ का रीज़न होता है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि विभिन्नताएं जो होती है वो जीन पुनः संयोजन, जीन उत्परिवर्तनवाद, है ना, गुणसूत्र विपथन, बहुगुणिता, पॉलीडी होता है जिसके कारण होती है। उत्परिवर्तन एवं जीन पुनः संयोजनों में प्रकार की प्रजनन क्रिया के समय ये जो चेंजेस आती है वो कब होती है? प्रजनन क्रिया जब होती है तब ये इस टाइप के चेंजेस आती है। प्राकृतिक आबादी का पृथक्करण छोटी इकाइयों में होता है। प्राकृतिक जो आबादी होती है ना, प्राकृतिक आबादी में पृथक्करण किस में होता है? स्मॉल यूनिट्स में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सोलो स्पेसिस की उत्पत्ति होती है, जिससे सिंगल जो वादी होती है उसकी क्या होती है? उत्पत्ति। ये आपका विकास एवं आधुनिक संश्लेषणवाद का सिद्धांत। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक संश्लेषणवाद क्या है तो आप इस रेखा चित्र को बनाकर समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा डिटेल है और इसी को ही आपको डील करना है। क्लियर? तो इसको आप बना लेंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत होता है जो कहाँ से आया है? आपका डार्विनिज्म से आया है। पुनः संयोजन के कारण संरचनात्मक परिवर्तन, ये क्या होता है? ह्यूगो डी ब्रिज से आया है। ठीक है। ये है जीन पूल। और उत्परिवर्तन कहाँ से होता है? जीन पूल में जीन अपवहन, बहुगुणिता, संकरण जो होता है, जीन विपीड़न, इन सब से क्या होता है? जब इसमें स्थानांतरण होता है, इसमें जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है? प्राकृतिक चयन की दिशा में वो जाता है। विकास की क्रिया विधि क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। विकास एक सतत और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। विकास छोटी नहीं होती, धीरे धीरे नहीं होती है, बहुत लंबी होती है और बहुत देर तक कंटिन्यूअस चलते रहती है, रुक रुक के नहीं चलती है। विकास का प्रमुख कारण विविधताओं का उत्पन्न होना है। विकास का कैसे होता है? विकास क्या, हम विकास किसको बोलेंगे? जो हमारे अनुकूल, हमारे लाभ के लिए जो चेंजेस आते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं आती है, उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, हम आनुवंशिक विविधता के कारण होती है। आनुवंशिक विविधताओं का प्रमुख कारण है कोशिका में उपस्थित जीनों की संरचना में परिवर्तन आना। मतलब जो आनुवंशिकी का चेंजेस कहाँ से होगा? तो वो कोशिका जो होता है जहाँ से डीएनए आरएनए जो होते हैं, मतलब आनुवंशिक जो गुणों का ट्रांसफर होता है, उसमें उनकी संरचना में परिवर्तन आएगा, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। इसे समझाने के लिए सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। अब क्या है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है? जो एक ही जाति का जो सदस्य होता है, मतलब जो पूर्वज होती हैं, है ना, पूर्वजों में जब पूर्वजों का पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो होता है वो आता है, आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन क्या होता है
किसी समय के अनुसार या फिर कभी कभी जो कोशिकाओं में जो चेंजेस होते हैं, तो जिनमें जीन्स में अंदर उनके आनुवांशिकी गुण में चेंजेस होते हैं, है ना, वो किसी न किसी द्वारा क्या होता है, वो चेंज दूसरी नई पीढ़ी का उत्पत्ति करता है, और उत्पन्न हुए वो जो फिर दूसरा जो पीढ़ी उत्पन्न हो जाता है जिसमें जो चेंजेस आती है, अब वो चेंजेस फिर से सतत मतलब कंटिन्यूअस आगे की पीढ़ियों में चलते जाता है। तो अगर वो लाभकारी चेंजेस है, मतलब हमारे प्रॉफिट के लिए जो चेंज हुआ है, वो क्या होगा, आगे पीढ़ियों में सतत वो बढ़ते रहेगा और विकास के क्रम में जारी रहेगा। लेकिन अगर वो हानिकारक हुआ, है ना, तो हानिकारक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो हानिकारक है तो वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीवों में एकत्रित होती है, समष्टि के जीवों में अपने गुणों में अत्यधिक भिन्न हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं कह लेते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, अनुवांशिक पदार्थ में अकस्मात परिवर्तन, मैंने अभी आपको बताया। ये क्या करते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं जो वंशागतिकी को कायिक कोशिका में जो उत्परिवर्तन होते हैं, मतलब जो कायिक कोशिका बॉडी स्ट्रक्चर में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो ये वंशागतिकी में नहीं चलेगी, लेकिन अनुवांशिकी में जो चेंज आया, अगर जनन कोशिकाओं में उत्पन्न वाले उत्परिवर्तन हुए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशागत होती है। ठीक है, फिर है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन तथा जीन उत्परिवर्तन। दो प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। तो पहले देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में जो चेंजेस आते हैं, संख्या अथवा संरचना में जो चेंजेस आते हैं उसी से परिवर्तन होते हैं, उसको बोलते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या और गुणसूत्रों की संरचना में जो परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहला है संख्यात्मक परिवर्तन। जब संख्या में उनकी संख्या जो होती है, उनकी जो श्रृंखला होती है, यूप्लाइडी जो होती है, उसके सेट में जब परिवर्तन आता है तो उनकी संख्या दो गुणसूत्रों की कमी अथवा या तो कमी होगी, जो गुणसूत्र होगी या तो उसमें कमी होगी या फिर वो ज़्यादा होगा। तो अगर गुणसूत्रों की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरे सेट में परिवर्तन होता है तो यूप्लाइडी बोलते हैं उसको। जबकि गुणसूत्रों की सामान्य संख्या में एक अथवा दो गुणसूत्रों की कमी अथवा बढ़ोतरी होगी तो असुगुणिता या फिर एन्यूप्लाइडी कहते हैं। यह पुनः कई प्रकार का होता है। संरचनात्मक परिवर्तन, कई बार जीवों के लक्षण में परिवर्तन गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह चार प्रकार का हो सकता है। न्यूनता गुणन, अगर गुणसूत्रों में न्यून होता है मतलब कम हुआ उसके सेट में तो वो परिवर्तन संरचना में परिवर्तन लाता है। या फिर गुणन, डुप्लीकेशन जब होता है, जब वो एक संरचना से दूसरी संरचना की उत्पत्ति करते हैं तब उसमें, या फिर स्थानांतरण या प्रतिलोपन, इन्वर्सन जिसको बोलते हैं, इन सब के कारण क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है। फिर है दूसरा जीन उत्परिवर्तन। यह उत्परिवर्तन जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जो सेल डेड नहीं हुआ है, जो सेल कार्य कर रहा है, एक्टिव है, उनमें आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं डीएनए और आरएनए, उनकी जो संरचना अथवा संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। उत्पत्ति के आधार पर यह त्वरित या उत्प्रेरित प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुनर्संयोजन। युग्मक निर्माण के समय होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुणसूत्रों पर जीन के नए क्रम पैदा होते हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब मेल सेल और फीमेल सेल जब मिलते हैं, है ना, तो क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है, उस टाइम पे जो गुणसूत्रों में का क्रम जो चेंज होता है या फिर जो नया पैदा होता है उसको बोलते हैं पुनर्संयोजन। यह विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। ये इसके कारण लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीव कभी भी अपने जनकों के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। जीन पुनर्संयोजन के समय युग्मक निर्माण करने वाली कोशिकाओं में संजात गुणसूत्र जोड़ी का निर्माण करते हैं। देखो इस टाइम में क्या होता है, जब फीमेल सेल जो होता है, फीमेल गैमेट या फिर मेल गैमेट दोनों आते हैं और दोनों मिलते हैं, तब जब इनके जो गुणसूत्र होते हैं अगर उनमें चेंज आ गए, उनका जो क्रम है उनमें चेंजेस आ गए और उनमें चेंजेस आए तो नए लक्षणों की उत्पत्ति होगी। और जो नए लक्षण हैं, है ना, उन नए लक्षणों में क्या होता है, नए लक्षणों जो होते हैं वो संतानें जो होंगी वो अपने पूर्वज से, मतलब जो अपने पेरेंट्स से होते हैं उनसे भिन्न होगी, अलग होगी, क्योंकि उनके गुणसूत्रों में चेंज आ गया। तो वो जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं पुनर्संयोजन। क्लियर। और ये क्या करते हैं, नया गुण पैदा करते हैं। फिर है आपका विकास की प्रक्रिया जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट।
एक निश्चित क्षेत्र में वास करने वाली एक जाति के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में क्षेत्र का आकार जो होगा वो निश्चित होगा, वहाँ पे जो एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनको समष्टि कहते हैं। ठीक है। समष्टि के सदस्यों में उपस्थित जन को जीन पूल कहते हैं। जो जीव होता है वो उनके समूह को क्या बोलते हैं? जीन पूल कहते हैं। जीवों के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण होता है कारणों से जीन पूल में किसी जीन की आवृत्ति प्रभावित होती है। किसी समष्टि में जीन में विचलन उत्पन्न होना आनुवंशिक विचलन कहलाता है। किसी भी जीन की आवृत्ति जो होती है वो प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब चेंजेस आते हैं, जब विकास होता है तो किसी समष्टि में जो जीन में विचलन उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विचलन। किसी जीव का विलुप्तीकरण वातावरणीय प्रभाव, पृथक्करण, पुनर्संयोजन और आनुवंशिक विचलन के प्रमुख कारण होता है, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण के कारण भी होता है। आनुवंशिक विचलन को सिबेल राइट प्रभाव कहा जाता है। आनुवंशिक विचलन को क्या कहा जाता है? सिबेल राइट प्रभाव, सिबेल राइट प्रभाव। ओके, इफेक्ट। फिर है प्रवास। किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। कोई भी जीव, प्रवास आता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको आप याद कर लेंगे कि किसी भी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। वास स्थान में परिवर्तन के कारण अपने आप में ये भिन्न अनुकूलन को विकसित करता है ना भाई। दूसरे जगह में जाएगा तो वहाँ की सारी जो चीज़ें होंगी, सारा एटमोसफियर होगा, सारा सराउंडिंग जो होगा वो चेंज होगा, तो उसके कारण अपने बॉडी को वैसा वो ढालता है जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आने लगता है। भिन्नता बढ़ते बढ़ते ये जीव एक नई जाति अथवा उपजाति की उत्पत्ति कर लेते हैं। फिर है प्राकृतिक चयन। विश्व का एक ऐसा प्रमुख विकासात्मक बल है जो कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति जीन में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। जीनों में ये संरचनात्मक परिवर्तन जो होता है विभिन्नता एवं अनुकूलता के कारण उत्पन्न होता है। यह नए लक्षणों से युक्त जो जीव होता है वो प्राकृतिक चयन के कारण ही जीवित रहता है अथवा उत्पन्न होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्राकृतिक चयन के उदाहरण। ठीक है। प्राकृतिक चयन में औद्योगिक अतिकृष्णता, जिसको मैनलिज्म बोलते हैं। मेलेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो चमड़ा होता है, बॉडी का स्किन जो होता है वो क्या होता है? काला हो जाता है ना। अतिकृष्णता जिसको क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा काला, जिसके बॉडी का, जिसका स्किन का कलर होता है उससे। औद्योगिक अतिकृष्णता का वर्णन हम लोग डार्विनवाद में भी पढ़ा था हम लोगों ने। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक वर्ण का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके अनुसार क्या है? एक स्टोरी है आपके पास जिसमें एक कीड़ा था इंग्लैंड में एक टाइम पे, जिसको क्या बोलते थे? बिस्टन बिटुलेरिया। ठीक है। जो कौन से कलर का होता था? हल्के भूरे रंग का होता था। जो वृक्ष जो होते हैं ना उसके छाल जो होती है वहाँ पे रहने वाला कीट था। ठीक है। उत्परिवर्तन द्वारा एक काले रंग की प्रजाति का प्रादुर्भाव हुआ। ये पहले भूरे रंग का ही होता था, फिर क्या हुआ? ये अचानक से काले रंग का हो गया। क्यों हुआ? इसके भी रीजंस होंगे। तो ये क्या होता है कि ये वृक्षों पर आसानी से पहले रहता था और जो उनको खाने वाली जो पक्षियाँ थी वो उनको देख नहीं पाती थी उनके भूरे रंग के कारण, क्योंकि जो पेड़ों का जो छाल था वो भूरे रंग का होता था। तो उसको खाने वाली, मतलब उसको जो भोज्य पदार्थ बनाने वाले जो कीड़े होते थे वो उनको आसानी से नहीं देख पाते थे। लेकिन क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक संस्थाओं का विकास हुआ इंग्लैंड में सन 1845 के आसपास, तो जो इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा काला होने लगा। इतना बढ़ गया कि वृक्षों की जो ऊपरी सतह थी, मतलब जो उनके छाल थे वो भी काले रंग के दिखाई देने लगे। ठीक है। तो जो बिस्टन बिटुलेरिया थी वो अपने भूरे रंग के कारण क्या होती थी? वो पक्षियों से छिप जाती थी, मतलब बच जाती थी। लेकिन वो तो अब आसानी से दिखने लगी और इनको जो पक्षियाँ थे वो आसानी से खा जाते थे। इस समय उन्होंने क्या किया? उत्परिवर्तन के कारण जो बिस्टन बिटुलेरिया थी उनके कुछ काले रंग के कीट बने जो वृक्षों में फिर से आसानी से छिप जाते थे और उनको देख नहीं पाते थे। फिर से उनकी जो पक्षियाँ होती थी वो देख नहीं पाती थी। फिर ये जो चेंजेस हुई तो ये धीरे धीरे फिर जनन करने लगे और जनन के साथ इनकी संख्या जो हो गई वो बढ़ गई। प्रकृति में इनकी उपस्थिति लगभग 90% हो गई। इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि भूरे रंग की प्रजाति थी वो समाप्त हो जाएगी।
फिर क्या हुआ, फिर चेंजेस हुआ, फिर तो तेल और आपका कोयले का जो पहले कोयले का जो उपयोग था वो तेल और विद्युत ने ले लिया, है ना। धीरे धीरे विकास हुआ, पहले जो चीज़ उससे चलती थी जैसे ट्रेन, वो क्या कोयले से चलती थी, फिर धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, विद्युत से चलती है ना, तो ले लिया, जिससे क्या हुआ, फिर से धुएं का जो मात्रा था वो कम हो गया। तो वृक्षों का रंग क्या हो गया, फिर से काला जो पड़ता जा रहा था वो क्या हो गया, फिर अपने पुराने रंग में आ गया, भूरा हो गया। ऐसी स्थिति में वातावरण काले कीटों के लिए अनुकूल नहीं रहा। अब क्या हो गया भाई, जो काला कीट था वो भूरे रंग में फिर से आसानी से दिख जाने लगा, तो उनकी जो कुछ संख्या थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे घटने लगी, क्योंकि उसको फिर से पक्षी खा लेते थे आसानी से। जो पूर्व में औद्योगिक क्रांति बढ़ने से जो कीटों की संख्या 10% रह गई थी, अब बढ़ने लगी। आज इसकी संख्या लगभग 70% तक पहुंच गई। यदि कोयले का उपयोग और कुछ समय तक हुआ होता तो जो भूरी कीट थी वो समाप्त हो जाती तथा केवल काली प्रजाति एक नई प्रजाति के रूप में मौजूद रहती। लेकिन क्या हुआ, चेंजेस आए, फिर से ऐसा नहीं हुआ। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे तो यूरोपियन देशों में लगभग 70% जो कीट प्रजातियों में देखे जाते हैं, मच्छर का औषधि प्रतिरोध जो होता है वो रोधकता अर्थात किसी दवा के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति के विकास से है। यह प्राकृतिक वर्ण का एक अच्छा उदाहरण है जिससे मच्छरों के उदाहरण से समझा जा सकता है। मच्छर क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इससे मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है और बहुत सारी अनेक अनेक बीमारियां होती है, जिसके लिए मतलब जिसके विरोध में, है ना, क्या हुआ, मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया गया। तब क्या हुआ, अधिक प्रभावी रहा। तब जो डीडीटी था, जिस डीडीटी का छिड़काव करते थे तो क्या होता था, जो मच्छर थे वो मर जाते थे आसानी से, है ना। लेकिन आजकल यह डीडीटी एकदम अप्रभावी हो गया। इसका कितना भी छिड़काव क्यों ना किया जाए, मच्छरों पर इसका प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मच्छर थे जिन पर जो उनके लिए नए होते थे तो वो उनको आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, तो संवेदनशील मच्छरों की तुलना में क्या हुआ, वो मर गए, उनकी संख्या कम होने लगी थी। लेकिन जो मूल संख्या थी उसमें फिर से डीडीटी के उपयोग की मात्रा बढ़ी, तो उनको उनके जो प्रतिरोधी होते थे उनको एडॉप्ट करने में क्या हुआ, वो सक्षम हो गया। अब क्या होता है, डीडीटी का जो उपयोग होता है उससे जो मच्छर होते हैं वो क्या हो गए, वो समाप्त नहीं होते। अब डीडीटी जो है वो अप्रभावी है। हंसियाकार रक्त अल्पता एवं मलेरिया। हंसियाकार जो आरबीसी के रुधिर में O2 की कमी हो जाती है ना। आरबीसी जो सेल होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसमें O2 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो आरबीसी का जो कोशिका ऐसा गोला टाइप का चपटा आकार का रहता है वो क्या हो जाती है, आधा रह जाती है, हंसिया आकार में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस रोग का वाहक एक अप्रभावी जीन है जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना घातक प्रभाव प्रदर्शित करता है। एनीमिया रोग भी हो जाता है। समयुग्मजीय प्रभावी जीन क्या करता है, व्यक्ति के आरबीसी में सामान्य रहते हैं, लेकिन समयुग्मजीय अप्रभावी जीन वाले व्यक्ति लगभग आरबीसी की में ऑक्सीजन की कमी से पिचक कर दांत या हंसिया के समान हो जाते हैं। फलता पूर्ण अरक्तता के कारण ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जो धीरे से वो क्या हुआ, ऐसे हंसिया आकार का हो गया ब्लड सेल, फिर धीरे धीरे सारा जो ब्लड सेल होगा उसको देखते देखते हंसिया आकार का हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, फिर क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 एक समान अल्फा होती है श्रृंखलाएं जो कि 144 अमीनो अम्ल की बनी होती है, 2 एक समान बीटा को श्रृंखला होती है जो 146 अमीनो अम्ल की बनी होती है। अगर एक सामान्य पुरुष की हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसकी श्रृंखला में 6वें स्थान पर प्रभावी जीन के कारण ग्लूटेमिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगर सामान्य मनुष्य में देखेंगे, कोई भी सामान्य मनुष्य जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, अगर उसका हीमोग्लोबिन का 6वां संरचना देखेंगे, 6वां मतलब हीमोग्लोबिन का 6वां स्थान देखेंगे, तो ये क्या होता है, ग्लूटेमिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। लेकिन इस जीन के अप्रभावी एलील के कारण जो श्रृंखला का अगर जब अप्रभावी जीन आया इसमें, तो 6ठे स्थान पर ग्लूटेमिन के जगह वैलिन अमीनो अम्ल स्थित हो जाता है। पहले क्या था, वैलिन ही रहता है। इस हालत में पहली और छठी स्थिति वैलिन आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो रासायनिक संगठन होता है बदलकर आणविक रचना को भी परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, जो आरबीसी संकुचित होकर हंसियाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता, फलता व्यक्ति में अरक्तता हो जाती है। कभी कभी अरक्तता के कारण व्यक्ति जो होता है वो मर जाता है। मलेरिया भी इसी का कारण होता है, प्राकृतिक
चयन का। अनुहरण, अनुहरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव या उसके शरीर की कोई संरचना अपनी संरचना में परिवर्तन तो करता है, लेकिन अन्य जीव प्राकृतिक संरचना जैसे दिखाई देने लगता है, जिससे क्या होता है, शत्रुओं से उसको क्या हो जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। वह जीव जो अनुहरण करता है उसे मिमिक अथवा संरचना या जीव जिसकी कॉपी की जाती है उसे मॉडल कहते हैं। ठीक है, किसी को देखकर उसके अनुसार उसके जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है, अनुहरण कहलाता है। और जिसको देखकर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल कहते हैं। मिमिक क्या होता है, जीव आकार, अमाप, रंग और व्यवहार में अनुहरण करता है। अतः मलेरिया के लिए दात्र कोशिकाएं और रक्तता के प्रतिरोधात्मक गुण है, इसी कारण प्राकृतिक वरण के द्वारा उस रोग को नष्ट नहीं किया जाता। अनुकरण को हेनरी डब्ल्यू बेट्स ने सन 1862 में ब्राजील के वनों की तितलियों का अध्ययन कर अनुकरण का सिद्धांत क्या था, प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं प्राकृतिक चयन के प्रकार। प्राकृतिक चयन के 3 प्रकार होते हैं, दिशिक चयन, स्थिर या संतुलित प्राकृतिक चयन और विघटनकारी प्राकृतिक चयन। दिशिक प्राकृतिक चयन क्या होता है, ऐसा प्राकृतिक चयन जो होता है जिसमें लक्षण जो होता है वो वितरण के एक सिरे से जीवों के निष्कासन में होता है, जिससे वितरण में क्या हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है। ऐसा प्राकृतिक चयन उस समय होता है जब सतत विभिन्नताओं में, जब कंटिन्यूअस चेंजेस आती रहती है तो एक दिशा में एक ही दिशा में जाती है और क्या हो जाता है, चरम स्थिति में होती है। लंबे समय में ये विभिन्नताएं सामान्य रूप से स्थापित हो जाती है, जबकि अन्य विभिन्नताएं जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मतलब कोई जो चेंजेस है वो क्या हो गया, अगर कंटिन्यूअस चलते रहता है एक ही दिशा में, तो वो स्थापित हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, उसमें फिर चेंजेस आना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस कभी दिखाई देती, कभी प्रभावी होती है और फिर कभी अप्रभावी होती है, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसी विभिन्नताएं उस पर्यावरण में दिखाई देती है जो कि समय के साथ परिवर्तित हो गया है। मौसम, जलवायु एवं खाद्य की उपलब्धता में परिवर्तन होने से दिशिक प्राकृतिक चयन होता है। अगर घोड़ों का विकास देखेंगे तो वन में रहने वाले जो छोटे घोड़े की ऊंचाई होती है वो उनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, तेज दौड़ने की क्षमता होती है, तथा चरने वाले घोड़े में जो होता है उसमें क्या होता है, इन सब की क्षमता कम हो जाती है। इसका अगर काले औद्योगिक मेलानिक मात बिस्टन बिटेलोरिया का भी उदाहरण देख सकते हैं। फिर मच्छरों का भी जो उदाहरण था है ना, डीडीटी का प्रभाव वाला, उसको भी देख सकते हैं। गैलापेगो द्वीप में फिंचेस की जो चोंच की लंबाई थी वो खाद्य स्रोत की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो जाना। जब इन पक्षियों को खाने के लिए कीड़े नहीं मिलते थे तो इनके चोंच बीजों को फोड़ने के लिए बड़ी हो जाती हैं। फिर है दूसरा आपका स्थिर संतुलित प्राकृतिक चयन। क्या है, स्थिर संतुलित प्राकृतिक चयन। यह ऐसा प्राकृतिक चयन है जिसके दोनों सिरों से जीवों का निष्कासन होता है। यह चयन उस समय होता है जब प्राकृतिक चयन सतत विभिन्नताओं की माध्यमिक अवस्था की ओर होता है। मतलब विभिन्नताएं जो है वो कंटिन्यूअस चलते रहती है लेकिन अपने चरम में नहीं पहुंचती है। लंबी समय अवधि में माध्यमिक अवस्था में अगर वो उस सेक्शन में, मतलब मिडिल जो सेक्शन होता है उसमें बहुत टाइम तक रह जाती है और सामान्य हो जाती है, तो प्रत्येक छोर की विभिन्नताएं धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। उदाहरण है आपका बम्पस। उदाहरण देखते हैं पहला। बम्पस नामक वैज्ञानिक ने देखा कि 133 गौरैया पक्षी एक तूफान में मर गए। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो पक्षी मृत हुए हैं उनके पंख जो थे लंबे थे या फिर ज़्यादा छोटे थे। तो फिर क्या है, मनुष्य के जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें प्रायः वही बच्चे जीवित रह पाते हैं जिनका वजन लगभग 7.5 पाउंड होता है। यह ऐसा प्राकृतिकारी या फिर डाइवर्सिफाइंग प्राकृतिक चयन होता है जिसमें जीवों का निष्कासन लक्षण प्रारूपिक वितरण के मध्य भाग से होता है। इसका प्रारूपिक परिवर्तन जो होता है आपका प्राकृतिक जो चयन होता है वो मिड सेक्शन में होता है, मध्य भाग में होता है। तो इसका जो दोनों कारण होता है वो दोनों प्रकार जो होता है वो संभावित होता है। यह उस समय होता है जब प्राकृतिक चयन दोनों सिरों से होता है। समय के साथ दोनों सिरों वाली विभिन्नताएं सामान्य हो जाती है जबकि माध्यमिक अवस्था वाली विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। इसके कारण 2 नई प्रजातियां बनती हैं। ये प्राकृतिक जो चयन होता है वो मानव अंतःक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रदूषण, जीवों के रंग का चयन करने की प्रक्रिया का चयन इसी प्राकृतिक चरण द्वारा होता है।
पर्यावरण में चेंजेस आते हैं जिससे जीवों का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यह प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। जैसे लंदन का पेपर मॉथ का जो लिया था हम लोगों ने उदाहरण, जैसे बिटुलिनिया का लिया था, है ना, वो उसी प्रकार से होता है। ठीक है, फिर है रेप्लिका प्लॉटिंग प्रयोग से डार्विनवाद का समर्थन। एक प्रयोग आया, एक एक्सप्लेनेशन आया किसका, रेप्लिका प्लॉटिंग नाम से। वो क्या करता था, डार्विनवाद का समर्थन करता था। जोशुआ लैडरबर्ग एवं स्थर लैडरबर्ग जो क्या थे, सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे। जोशुआ लैडरबर्ग नाम के वैज्ञानिक और स्टर लैडरबर्ग के वैज्ञानिक जो थे वो सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवाणुओं में म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न, मतलब जो उत्परिवर्तन हुआ उसके द्वारा अनुकूलताएं एवं जीवाणुओं में उसके द्वारा उत्पन्न जीवत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अगर युक्त ठोस कल्चर माध्यम पर पेट्री डिश में जीवाणुओं की कुछ कॉलोनियाँ उगाई। एक अगर युक्त माध्यम था, उसमें क्या किया, ठोस कल्चर माध्यम पर पेट्री डिश में, पेट्री डिश जो होता है संरचना, उसमें क्या हुआ, जीवाणुओं की कुछ कॉलोनियाँ उगाई। इस प्लेट अथवा पेट्री डिश का उपयोग उन्होंने मास्टर प्लेट के रूप में किया। पेट्री डिश में क्या किया, कुछ जीवाणुओं की कॉलोनियाँ उगाई। ठोस जो था, ठोस अगर युक्त सहायता से उन्होंने कई कल्चर माध्यम में प्लेटों में कॉलोनियाँ उगाई, बहुत सारे प्लेटों में उगाई। इस विधि को रेप्लिका प्लेटिंग कहते हैं। लैडरबर्ग ने अपना रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग निम्न चरणों में पूर्ण किया। इसके लिए उन्होंने लकड़ी के बेलनाकार टुकड़े लिए जिसका व्यास पेट्री प्लेट के व्यास से थोड़ा कम था, उसका उपयोग किया। लकड़ी के किनारे पर जो लकड़ी लिया था, बेलनाकार लकड़ी, उसके किनारे पर मखमल का कपड़ा बांधकर मास्टर प्लेट के जीवाणु कॉलोनियों के ऊपर रखा। ऐसा करने से प्रत्येक कॉलोनी से कुछ जीवाणु कोशिका जो थे वो मखमल के जो कपड़े थे उससे चिपक गए। जब लकड़ी के टुकड़े को नया पेट्री प्लेट के अगर माध्यम में लाया गया तो जीवाणु कोशिकाएं इनमें से स्थानांतरित हो गई। मतलब पहले क्या किया, जो पेट्री डिश में जीवाणु उगाए थे उसको क्या किया, एक लकड़ी का बेलनाकार टुकड़ा लिया जिसमें चारों ओर क्या किया, जो उसके मार्जिन पर क्या किया, मखमल का टुकड़ा ले लिया। अब उस पेट्री डिश को वहाँ पे लाया तो कुछ जो जीवाणु थे वो मखमल में चिपक गए, मखमल के कपड़े में। अब उसके पास फिर नया पेट्री डिश लाया तो जो मखमल के कपड़े में जीवाणु चिपके थे वो कुछ फिर से स्थानांतरित हो गए नए पेट्री डिश में। इन प्लेटों को मास्टर प्लेटों के अनुरूप कॉलोनियां प्राप्त हो गई। लैडरबर्ग ने अपने प्रयोग कुछ ऐसे प्लेटों का उपयोग किया जिसके कल्चर माध्यम में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उपस्थित था। इन प्लेटों में रेप्लिकेट के बाद अधिकांश जीवाणु जो कॉलोनियां थी वो विकसित नहीं हो पाई। फिर दूसरा पेट्री डिश लिया था, उसमें क्या था, उस कल्चर माध्यम में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उपस्थित करा दिया था। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो होता है उसको रख दिया था, जिससे क्या हुआ, जीवाणु कॉलोनियां जो थी विकसित नहीं कर पाई, क्योंकि जीवाणु कोशिका पेनिसिलिन के प्रति क्या होती है, संवेदनशील थे। परंतु आश्चर्यजनक रूप से कुछ कॉलोनियां पेनिसिलिन युक्त माध्यम पर उगाई। निश्चित रूप से इस कॉलोनिया में पाए जाने वाले जीवाणु कोशिका क्या थे, पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी थे। इस आधार पर लैडरबर्ग और लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें लैमार्कवाद के अनुसार पेनिसिलिन की उपस्थिति ने जीवाणुओं में ऐसे परिवर्तन को प्रेरित किया जिसे इन्होंने पेनिसिलिन पर उगने के समर्थ बना दिया। दूसरी ओर डार्विनवाद के अनुसार जब जीवाणु मूल प्लेट पर विकसित हो रहे थे तभी कुछ जीवाणु कोशिकाओं में पेनिसिलिन की उपस्थिति में वृद्धि करने की क्षमता आ गई। जब वो कॉलोनी में विकसित हो रहे थे, मतलब पेट्री डिश में, तो वो उसी के साथ पेनिसिलिन में वृद्धि करने की पेनिसिलिन में वाली जगह में उपस्थित जो थी उसमें वृद्धि करने की क्षमता आ गई। लैडरबर्ग का यह प्रयोग प्रमाणित करता है कि जीवाणु कोशिकाओं में ऐसा परिवर्तन रेप्लिकेटिंग के पूर्व ही पैदा हो सकता है। यह प्रयोग डार्विनवाद का समर्थन करता है। यह है इसका प्रोसेस जो बताया हम लोगों ने। फिर है हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत। किसी अंतःप्रजनक समष्टि में उपस्थित सभी जीन उनके एलीलों के जीन पूल कहते हैं। ठीक है, जीन पूल समष्टि में जितने भी जीव उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन पूल। जीन के आपेक्षिक आवृत्ति में कोई परिवर्तन होने पर ही विकास होता है। सामान्यतः एलील आनुवंशिक साम्यावस्था बनाए रखते हैं। किसी समष्टि में आनुवंशिक साम्यावस्था निम्नलिखित स्थिति में बना रहता है। वर्ष भर जनसंख्या स्थिर है, समष्टि में प्रवासन एवं निष्कासन नहीं हो। क्या होता है, जो जीव होते हैं वो अपने जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए एक्टिवेटेड रहते हैं, है ना, उत्सुक रहते हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो वो ना हो और या फिर दूसरे जगह से आए ना। समष्टि का आकार बड़ा हो, बहुत ज़्यादा संख्या हो उस जगह में उस जीव का, समष्टि में उत्परिवर्तन नगण्य हो, चेंजेस ना आए उनके जीवन में, लिंग अनुपात इकाई एक रहे। G.H. हार्डी एवं विनबर्ग ने 1908 में स्थायी समष्टि की आनुवंशिक संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्या बोलते हैं, हार्डी-विनबर्ग साम्यावस्था के नाम से जाना जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार एक समष्टि में एलिलिक आवृत्तियां स्थिर होती हैं, युग्म विकल्पी जिसको बोलते हैं। एलिलिक मतलब युग्म विकल्पी, ठीक है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है, इसे साम्यावस्था कहते हैं। एक जीन के दो एलील जो होते हैं वो क्या करते हैं, पी और 9 जुड़कर 100% या फिर एक आवृत्ति बनाते हैं। ये एलील युग्मकों के निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं और निषेचन के समय क्या कर देते हैं, रैंडमली मतलब किसी भी एक संख्या में पुनः एक साथ हो जाते हैं। प्रत्येक एलील एक दूसरे एलील के जुड़ने की संभावनाएं बराबर होती हैं। यदि द्विगुणित जीव जो होते हैं पी एवं क्यू एलील में क्रमशः ए एवं ए की आवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, तब इस प्रकार की संरचना जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनाए रखती है। अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होते हैं, है ना, हर जगह में क्या होता है, प्रभावी लक्षणों के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी पैदा होते हैं। जब दोनों अप्रभावी एलील पास पास आते हैं तो यह सूचना दूसरे संयोजनों की आवृत्ति ज्ञात करने में उपयोगी होती है। यदि मान लिया जाता है कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो 16% समष्टियों में उपस्थित हों, तब विकास जो होगा वो 31 जी के अनुसार होगा और इनकी जो तीव्रता होगी वो 48% आरंभ में होगी और विभिन्न जो एलील होंगे वो आरंभिक तीव्रता उनकी जो होगी वो वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात की जाती है उनके फॉर्मूलों से। फॉर्मूला है आपका यह तीव्रता जो होती है अंतरालों पर निकाली जाती है। जो इनकी आवृत्ति की जो तीव्रता होती है उसको एक साथ कंटिन्यूअस नहीं निकाला जाता, उसको धीरे धीरे रुक रुक कर निकाला जाता है। प्रारंभ में निकाली गई तीव्रता में कोई विचलन विभिन्नताओं के कारण होने वाले उद्विकास को क्या करता है, सूचित करता है। पहला जो आवृत्ति होती है अगर उसको देखेंगे, उसके बाद धीरे से देखेंगे, दूसरी आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसकी तीव्रता निकालेंगे, तो जब इनमें दोनों में डिफरेंस जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उद्विकास को सूचित करता है। निम्नलिखित 5 आधारभूत प्रक्रियाओं के कारण हार्डी विनबर्ग संतुलन में परिवर्तन होता है तथा आनुवांशिक स्तर पर विभिन्नताएं आती है। आधारभूत प्रक्रिया कुछ प्रोसेस होता है जिसमें 5 स्टेप होते हैं, उनमें क्या होता है, संतुलित परिवर्तन होता है तथा आनुवांशिक स्तरों पर विभिन्नताएं आती है। पहला क्या है, उत्परिवर्तन, फिर पुनर्संयोजन, जीन स्थानांतरण, आनुवांशिक अपवहन और प्राकृतिक चयन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुकूलीय विकिरण। एक समान पूर्वज से विभिन्न क्रियात्मक एवं संरचनात्मक लक्षणों वाले रूपों में विकास की प्रक्रिया को एडेप्टिव क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। जब एक ही समान के पूर्वज होते हैं उनके विभिन्न क्रियात्मक, उनमें जो क्रिया में या फिर उनके संरचना में जो चेंजेस आते हैं, विकास की जो प्रक्रिया आती है उसको क्या बोलते हैं, दूसरे लक्षणों को एडेप्ट करना क्या कहलाता है, एडेप्टिव रेडिएशन। इस अवधारणा का विकास किसने किया था, तो ऑसबॉर्न द्वारा 1898 में किया गया था। इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। उदाहरण है डार्विन का गैलेपेगोस द्वीप पर जाने वाले पक्षियों की चोंच में अनेक विभिन्नताएं पाई गई। उनका जो पूर्वज था, उन पक्षियों की जो पूर्वज थी उनकी उत्पत्ति एक समान थी, परंतु इनकी चोंच में विभिन्नता जो है वो भोजन के स्वभाव के कारण होती है। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के जो पक्षयुक्त स्तनधारी हैं जैसे मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, इनका विकास भी एक समान पूर्वज से हुआ, लेकिन विभिन्न स्तनधारियों में अग्र एवं पश्चपाद में पाए जाने वाली विभिन्नता जो होती है वो एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है। फिर है मानव उत्पत्ति एवं विकास। मानव हमेशा अपने भूतकाल एवं उत्पत्ति की जानकारी के लिए उत्सुक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें मानव जो है वो कहाँ से उनका विकास हुआ, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई। अगर मानव का प्रकृति में स्थान में मानव की उत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो इनके अनुसार जो चार्ल्स डार्विन ने तर्क दिया कि मनुष्य जीव जंतुओं के एक समान ही जाति है। मनुष्य जो है वो जीव जंतुओं के समान ही एक जाति है जिसकी उत्पत्ति या विकास अन्य जंतुओं के समान ही हुआ। डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1873 में प्रकाशित किया, जिसमें मानव का वंशाक्रम एवं लैंगिक संबंध में वर्ण को बताया गया था। उनके अनुसार मानव, बंदर, कपि एक समान पूर्वज से ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी में जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी उससे लेकर मानव एक लंबा इतिहास रहा है। उनमें विकसित जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जीव, क्योंकि सभी जीवों की तुलना में अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मनुष्य है। ठीक है। मानव प्रारंभिक मेसोमियन पूर्वज थे। मानव का जो प्रारंभिक था, मतलब उनके जो मनुष्य है उनके अगर उन पूर्वजों के बारे में देखेंगे तो वो क्या थे, प्रोसिमियन पूर्वज थे। देखते हैं कि प्रोसिमियन पूर्वज क्या होते हैं। मानव का प्रारंभिक पूर्वज जो था
पूर्व प्राइमेट्स जो थे क्यों वो क्या थे, समान ही होंगे। क्यों होंगे समान, क्योंकि जो प्राइमेट्स के समान ही उनके लक्षण होते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स जो होते हैं मतलब जो पूर्व में जो जंतु थे उनके समान ही मनुष्यों का जो लक्षण है वो होता है, ठीक है। जहाँ से प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई या फिर क्रिटेशियस कल्प जो बोल सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग भूगर्भ विज्ञान की बात करेंगे तो क्रिटेशियस कल्प के नाम से जाना जाता है। एक पीरियड आया क्रिटेशियस कल्प जिसमें लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसमें एलिफेंट जो थे गजश्रुज चूहे के समान थे। जो एलिफेंट थे ना, हाथी जो थे वो चूहे के आकार के हुए करते थे। कब? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर इसका प्रोसिमियन पूर्वज देखेंगे, ये तो हो गया प्राइमेट्स, लेकिन अगर हम लोग प्रारंभिक प्रोसिमियन पूर्वज मानते हैं मानव का, तो इसका विकास कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो पैलियोसिन युग जो लगभग आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व थे, उसमें जो हाथी थे, है ना, हाथी वो किसके समान थे? गिलहरी के समान होते थे। इनकी जो उत्पत्ति है मतलब इनका अगर हम लोग देखेंगे इतिहास, तो जो हाथी का और गिलहरी का पूर्वज जो था उनका जो भ्रूण का आकार था, संरचना था, वो एक जैसा होता था, ठीक है। तो इस में मानव जो थे उनका आकार किस श्रेणी में था? बंदर कपी था, बंदर और कपी के जैसा ही था। इसको क्या रखा गया था? इसको किस श्रेणी में रखा गया था? तो एंथ्रोपोडिया श्रेणी में रखा गया था। फिर देखते हैं बंदर वंश, मोंकी स्टॉक। पैलियोसिन एवं इवोसिन युग में लगभग 2 से 2.5 करोड़ वर्ष तक प्रोमीसियन प्राइमेट्स का अस्तित्व था। एक कल्प आया, फिर से एक युग आया जिसको बोलते हैं पैलियोसिन या इओसिन युग। उनके जो बीच में है ना लगभग 2 से 2.5 करोड़ वर्ष तक प्रोसिमियन प्राइमेट्स का अस्तित्व था, जिसमें इवोसिन युग में लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व पेल्टीहाइन अर्थात नई दुनिया के बंदरों का विकास हुआ। मतलब आज में जो मंकी दिखाई देते हैं, आज आपको जो बंदर दिखाई देते हैं, उनका विकास कब हुआ था? इओसिन और आपके इओसिन और पैलियोसिन के मध्य जो युग है, मतलब प्रोसिमियन प्राइमेट्स जो था उसमें। पुरानी दुनिया के जो बंदर थे जिसे क्या कह जाते हैं? कैटेरहाइनिन के अंतर्गत रखा जाता था। ये कब हुए थे? ओलिगोसिन का जीवाश्म सन 1961 में मिला। इस समय इसको आदि बंदर का नाम दिया गया था, ओलिगोपेथिकस। इसके दांतों की संख्या 32 थी। मोलर दांतों में 4 उभार पाए जाते थे जो कि बंदरों का पूर्वज था। मानव एवं पुरानी दुनिया के बंदरों में निम्नलिखित समानताएं मिलती हैं। तो ये समानताएं क्या क्या है देखते हैं। शरीर की वृद्धि एवं बुद्धि का विकास। पूंछ नहीं पाई जाती है, यदि पाई जाती है तो छोटी होती है, जो वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होती है। कर्ण पल्लव का छोटा होना, मतलब कर्ण का जो बाहरी भाग होता है वो छोटा होता है। आंखों में शंकु एवं सलाका दोनों पाए जाना। नसिका का सकरा होना, नथुने के पास एवं नीचे की ओर स्थित होना। हाथ, उंगलियां एवं नाखूनों में संवेदनशीलता का पाए जाना। प्रमस्तिष्क गोलार्ध अत्यधिक विकसित होना। टिम्पैनिक और स्क्वामोलस अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है। लंबर कशेरुकियों की संख्या कम होना। जो दांतों की संख्या होती है 32, ये भी समान है। मासिक धर्म का पाया जाना। इन सब जो लक्षण है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि जो मानव हैं और कपी हैं या फिर बंदर जो हैं वो क्या है, लगभग समान है। अगर अब ये तो मानव स्टॉक्स की देख लिए, मंकी स्टॉक्स की बात कर लिए। अब देखते हैं एपेस्टॉक्स, कपी वंश। कपी एवं मानव में भी निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तो कपी और मानव में कौन कौन सी संरचना है, सेम ये देखते हैं। सिर, गर्दन एवं पादों का बड़ा होना एवं पूंछ की अनुपस्थिति। वक्ष भाग में स्टर्नम उपस्थित होने के कारण चौड़ा। चारों पादों से प्रचलन एवं वस्तुओं को पकड़ने में सहायक, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं मानव में एक जोड़ी पादों द्वारा प्रचलन होता है। एक जोड़ी मतलब 2 पैर होते ना, तो एक जोड़ी बोल सकते हैं। मोलर दांतों में 5 का उभार पाए जाना। मस्तिष्क, कपाल गुहा का आकार अत्यधिक बड़ा होना। लंबर कशेरुकियों की संख्या 4 या 5 होना। बाहों के नीचे अस्थि में उभार पाए जाना। सर्वाहारी पोषण पाए जाना। जीवन साथी के रूप में गृहस्थ जीवन में रहना। हाथों का उपयोग वस्तुओं को पकड़ने के लिए करना। इससे माना जाता है कि, और एक और चीज़ है कि उनके रुधिर में भी, मतलब मानव और कपी में जो रुधिर होता है उनमें भी समानताएं पाई जाती है। इस कारण प्रमाणित होता है कि मानव जाति का विकास कपी के समान ही पूर्वजों से हुआ है। ये आपका रेखा चित्र जिसमें हम लोग देखेंगे कुल होमिनिडिटी, होमोसेपियंस, ठीक है। होमिनिडिटी है फैमिली और होमोसेपियंस है एग्जाम्पल। होमोसेपियंस किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? तो मनुष्यों का होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम होता है। ये क्या है? कपी, एफेरेटाइट कपी। इससे किससे विकास होता है? श्रूज, लीमस, टार्टियस, नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर यहीं से आए हैं, ठीक है।
मानव उत्पत्ति का स्थान। जीवाश्म अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया, जावा, चीन एवं भारतवर्ष की पहाड़ियों में हुआ। पहले प्रारंभिक जो मानव पूर्वज थे, मानव उत्पत्ति के विकास के आधुनिक वाद जीवाश्म अभिलेख पर आधारित थे। जीवाश्म अभिलेखों का जब अध्ययन किया गया, हम लोग कोई भी प्रारंभिक चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म का जब अध्ययन किया गया तो विशाल कपी जो रामापिथेकस जो थे या शिवापिथेकस जो थे, वो अफ्रीका एवं एशिया में पाए जाने वाले थे, जो होमोनिड्स फैमिली के थे, है ना। वो प्रारंभिक मानव के पूर्वज थे। ये 15 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ड्रायोपिथेकस से हुई थी, कपी से हुई थी, ठीक है। फिर इनको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन कपी या मानव कहा जाता था। इन्हीं कपियों को 2 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब ये आपका जो है इतिहास है पूरा, कहाँ से कपी आया, कहाँ से गौरिला आया, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप देख लेंगे। ये देखो, इनका जो मुख का संरचना है वो लगभग एक समान दिखाई देता है। फिर है होमोनिड के विकास का ट्रेंड। द्विपाद चलन, द्विपाद 2 पैरों से चलन, कपाल का बड़ा आकार, जो कपाल है सिर उसका बड़ा आकार, फोरामेन थे मैग्नस की स्थिति, पेल्विस का आकार, स्पाइन का घुमाव, जो स्पाइन है कर्वेटर जो है उसका घुमाव जो है, अंगूठा एवं प्रथम उंगली को स्थिति जिससे वस्तु को पकड़ना आसान हुआ, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, आँख के उभार में, आँख के जो उभार है उनके आकार में कमी आना, चेहरों का सपाट होना, हाथों की गति, होमोनिड के पैरोबोलाइड दंत आर्य जबकि कपी का दंत आर्य यू के आकार में, लैंगिक द्विरूपता में कमी आना। अगर इसके चरण की बात करेंगे तो इसका चरण कहाँ से हुआ है, तो ये अफ्रीका या एशिया में ही हुआ है ना। इसको डायोपिथेकस कभी ही मानव का पूर्वज या स्टॉक मानते हैं, जिससे मानव के अन्य वंश की भी उत्पत्ति हुई है। ये है आपका चरण। इसको रेखीय रूप में याद कर लेंगे, लेकिन ये आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अगर डायोपिथेकस देखेंगे तो डायोपिथेकस क्या होता है, ये जो जीवाश्म है वो अफ्रीका एवं यूरोप से मायोसीन युग से जो सेल संतर होते हैं, पत्थरों का जो चट्टान होता है उनसे प्राप्त हुआ था। ये 20 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व रहते थे। ये कपी जो थे मिलते जुलते थे, कपियों के जैसे मिलते जुलते थे। इनके जो हाथ और पैर थे, है ना, सिर आदि का आकार जो था वो कपियों के समान था। ये आधा झुक कर चलते थे और इनके मस्तिष्क का जो आकार था वो बड़ा था। इनके जो दांतों में कैनाइन होता है वो दांत बड़े आकार वाले थे। इनकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 4 फीट के आसपास थी। ये मुलायम फल एवं पत्तियों को खाते थे और कहाँ पे, वृक्षों के ऊपर में रहते थे, जैसे कि गिब्बन, औरंगुटान, चिंपैंजी एवं जो गैरिला के पूर्वज थे। फिर है आपका रामापिथेकस एवं कीनियापिथेकस। एडवर्ड लेविन ने भारत के शिवालिक पर्वत पर, है ना, जो भारत का शिवालिक पर्वत है उसमें लीकी ने एडवर्ड लेविन और लेकी ने क्या किया था, आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त किए। ये जीवाश्म जो थे ये ओइसिन युग के थे, जो आज से 14-15 मिलियन वर्ष पूर्व थे। ये मानव जो थे वो 2 पाद में प्रचलन करते थे। दंत की रेखाएं जो थी वो अर्धवृत्ताकार थी, पूरा सर्कुलर, मतलब हम लोग का जो दंत का जो दांतों का जो चैन है वो आधा है, आधा वृत्ताकार में है, ठीक है। इंसाइजर और केनाइन दांतों का आकार समान था। मायोसीन युग में अफ्रीका, भारत एवं चीन में आदि में कपी का जो था वो अस्तित्व था। यदि कपियों के अध्ययन से विकास की 3 शाखाओं का पता चलता है। प्रथम शाखा में गिब्बन, दूसरी शाखा में मैंगोरिला और तीसरी में मानव का विकास हुआ, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, यहीं से क्या हुआ था, आदि कपी अपना जीवन कहाँ पे व्यक्त करते थे, तो वृक्षों में व्यक्त करते थे, जिसे क्या होता था, स्थलीय जीवन अपनाना पड़ा। वृक्ष क्या हो धीरे धीरे कम होने लगे, जिससे क्या हुआ, संघर्ष बढ़ता गया उनमें। पादों में चलना प्रारंभ किए, फिर हाथों का प्रयोग प्रारंभ किए। रामापिथेकस और सदस्य माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमडट डार्ट ने अफ्रीका के एक बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया, जिसका नाम टंगसीसू दिया गया। यह जीवाश्म प्लायोसीन युग का था और डॉट के अनुसार इसे प्रथम आदि मानव माना जा सकता है। इसका नाम बाद में ऑस्ट्रेलियन पिथेकस रखा गया। लगभग आज से 10 से 50 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में अन्य जीवाश्म प्राप्त किए गए जो प्लायोसीन युग के थे। इनके अनुसार दंत विन्यास एवं भार जो था मानव के समान था, सर्वाहारी थे, चबाकर निकलने की क्षमता थी। इसका शरीर सीधा एवं 2 पादों का प्रचलन था। आदि कपियों की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस एवं कपाल गुहा का आयतन लगभग
500 सेंटीग्रेड था, ठीक है, सेल्सियस था। ऑस्ट्रेलियन पिथेकस शिकार एवं सुरक्षा के लिए हथियारों का प्रयोग सर्वप्रथम किया, क्योंकि इनके जीवाश्म के साथ हड्डियों एवं पत्थरों के ढेर मिले हैं। जहाँ पे इनका जीवाश्म प्राप्त हुआ, ये अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए हथियारों का उपयोग भी लाना प्रारंभ कर दिए थे, जिससे जब उनका जीवाश्म था वहाँ पे क्या मिला, बहुत सारे पत्थरों और हड्डियों का ढेर मिला। फिर है होमो हैबिलस। जब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आदि मानव अपने विकास की सीमा पर थे, चरम सीमा पर थे, मतलब इस समय प्लास्टोसिन युग में आज से लगभग 7 से 8 लाख वर्ष पूर्व क्या है, अगर इसकी इतिहास देखेंगे तो लीकी ने मानव के जीवाश्म के सेल संस्तरों पर प्राप्त किया था, मतलब जो पत्थरों की चट्टानें होती हैं वहाँ पे प्राप्त किया। इसमें जीवाश्म का जो शरीर था वो लगभग 1.2 से 1.5 मीटर एवं लगभग 40 से 50 किलोग्राम था। इसका जो मस्तिष्क था वो कैसा था, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अत्यधिक विकसित था। पाद भी इन लोग के जो थे वो 2 थे, पैर मतलब पैरों की जो संख्या थी वो 2 थे। इसे मानव का प्रथम पूर्वज माना जा सकता है जिसमें हथियारों का निर्माण हुआ था। फिर है होमो इरेक्टस, प्लास्टोसिन युग में हुआ था। इसमें होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। इसकी जातियां निम्नलिखित है। जावा कपी मानव, यूजिन डुबोइस नामक ने प्लास्टोसिन युग में सेल स्तरों पर प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म की खोज की 1891 में, जिसमें जांच खोपड़ी एवं 2 दांत प्राप्त हुए। इसका नामकरण पिथेकैंथ्रोप इरेक्टस किया गया। सीधे पैर में खड़े होकर प्रचलन करने वाला प्रथम मानव था, जो मेयर ने इसका नाम होमो इरेक्टस दिया। जावा मानव के लक्षण निम्नलिखित है। शरीर की लंबाई 170 सेंटीमीटर से 70 किलोग्राम। टांगे जो थी लंबी थी, सीधी थी। प्रचलन के लिए जो समय क्या होता था, जो धड़ होता था वो झुका रहता था। चेहरा आगे की ओर झुकता था। थोड़ी अल्प विकसित थी। नसिका चपटी और चौड़ी होती थी। करोटी की जो अस्थियां थी वो मोटी और कपाल गुहा का आयतन इतना था, ठीक है, 750 से 900 सीसी। भौहों के नीचे की जो हड्डी थी, मतलब भौहों के नीचे की जो यहाँ पे की हड्डी होती है उन्हें उभार पाए जाते थे, और निचला जबड़ा जो होता था वो सामने की ओर उभरा होता था एवं मजबूत होता था। दांत मानव के समान एवं बड़े होते थे। निचले जबड़े में उपस्थित 9 दांत अन्य दांतों की तुलना में बड़े होते थे। 9 जो दांत थे ना वो अन्य दांतों की तुलना में बड़े होते थे, जस्ट लाइक ये, ठीक है। होठ जो थी वो मोटे होते थे और आगे बढ़े हुए होते थे। सर्वाहारी होते थे। भोजन प्राप्त करने के लिए स्वयं निर्मित हथियारों का प्रयोग करते थे। फिर है बैंकिंग मानव। बैंकिंग मानव क्या बोलता है, पैकिंग मानव, ठीक है, बैंकिंग मानव नहीं है, ये आपका पैकिंग मानव है। होमो इरेक्टस फेनिनेसिस। डेविडसन ब्लैक ने एक गुफा में अनेक दांतों के जीवाश्म का अध्ययन किया, जो कि प्लास्टोसिन युग के लगभग आज से 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ये जीवाश्म क्या थे, जावा मानव से मिलते जुलते थे, जिसका नाम डेविडसन ने साइननथ्रोपस पैकिनेसिस दिया। मेयर ने इसका नाम परिवर्तित पैकिंग करके होमो इरेक्टस नाम रखा। इसके लक्षण जावा मानव के समान थे, जबकि इनकी लंबाई जो थी वो 1.55 से 1.6 मीटर एवं भार कम था। निचला जबड़ा कमजोर था। कपाल गुहा 915 से 122 सीसी की। अग्र मस्तिष्क अत्यधिक विकसित था। यह जावा कपी मानव की तुलना में अत्यधिक बुद्धिमान था, मतलब बुद्धि का विकास हुआ था, ठीक है। यह भी सर्वाहारी था। अग्नि का प्रयोग इस युग में मिलता है और स्पष्ट प्रमाण मिले। यह जावा मानव के समान गुफाओं में समूह के रूप में निवास करते थे। इनका निवास स्थान गुफा होता था। गुफा से ही इनका जीवाश्म मिला है और ये समूह में होते थे, अकेले नहीं रहते थे। फिर हिडलबर्ग मानव। जर्मनी के प्रास्तन 1907 में प्लास्टोसिन युग की चट्टानों से प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ। इसमें जबड़ा अत्यधिक विकसित था एवं जबड़े में लगे जो दांत थे आधुनिक मानव के समान थे। इसके लक्षण जावा कपी के समान मिलते जुलते दिखाई देते हैं। फिर अटलांटिक मानव। इस कारण प्रागैतिहासिक जीवाश्म 6 लाख वर्ष पूर्व की चट्टानों से हंगरी में सन 1965 में प्राप्त हुआ। इसे होमो इरेक्टस के एक उपजाति माना जाता है। इसके लक्षण जो थे वो जावा कपी मानव एवं पैकिंग मानव के समान होने के कारण इसका नामकरण होमो इरेक्टस मॉरिटेनिकस नाम किया गया, ठीक है। फिर है निएंडेरथल मानव। फुलहरोट ने सन 1856 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी से इस प्रकार जीवाश्म प्राप्त किया। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आदि निएंडरथल या फिर अन्यत्य निएंडरथल। आदि निएंडरथल की उत्पत्ति लगभग आज से 1 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, जिसमें कपाल गुहा बड़ी थी। चेहरा जो था वो सीधा था। समान माप के मोलर दांत उपस्थित थे। निचला जबड़ा जो था वो भारी था।
कपाल गुहा का आयतन 1400 से 1400 सीसी था। अत्यंत निडर थल की उत्पत्ति लगभग 80,000 वर्ष पूर्व मानी गई। इसमें शरीर की जो लंबाई थी वो 1.55 से 1.65 मीटर तक की थी। मस्तिष्क में खोल, चपटा, नाक चौड़ी एवं चेहरा थोड़ी विहीन था। कपाल गुहा का जो आयतन था 1350 से 1700 सीसी था। आदि निएंडरथल चल मानव विकास क्रम पूर्वज एवं अत्यंत निएंडरथल की दिशा में मानव विकास क्रम का जारी रहा। निएंडरथल मानव को होमो सेपियंस की उपजाति होमो सैपियंस और निएंडरथलेंसिस माना जाता है, क्योंकि इसे मानव विकास क्रम का प्रथम पूर्वज माना जाता है। इस मानव में भाषा बोलने की क्षमता थी। श्रम विभाजन, धर्म, संस्कृति की स्थापना इसी मानव के द्वारा की गई। औजार बनाने व मृत शरीर को गाड़ने की प्रथा की, आत्मा की अमरता पर विश्वास रखते थे ये जो जाति थी। देखो इसमें सब दिखाया गया है कि कितने क्लेवर थे, है ना। सब चीज़ों का विकास इसी क्रम में हुआ था। फिर है कोरम मानव होमो सेपियंस फॉसिल्स। ये क्या बता रहा है कि निएंडरथल जो मानव की समाप्ति हुई तब क्रोमेगन मानव की उपस्थिति हुई। ठीक है, क्रोमैग्न मानव की इसकी उत्पत्ति जो थी लगभग 34,000 वर्ष पूर्व होलोसीन युग में हुई थी। मैकग्रीगर नामक 1868 में एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के। उन्होंने शिलाखंडों में देखा कि क्रोमेगनान मानव की खोज की। इसे होमो सेपियंस का अंतिम पूर्वज माना जाता है। इसकी एक उपजाति का नाम था होमो सेपियंस फॉसिल्स। इसके जीवाश्म जो थे वो जर्मनी, इटली, अफ्रीका इत्यादि स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर इनके लक्षण देखेंगे तो इनका जो शरीर था वो 180 सेंटीमीटर लंबा था। खोपड़ी का आकार बड़ा, चेहरा सीधा चौड़ा, नाक सकरी थी, जबड़े मजबूत थे, दांत आधुनिक मानव के समान थे। कपाल गुहा का आकार लगभग बड़ा 1660 सीसी का होता था। अत्यधिक बुद्धिमान एवं सभ्य संस्कृति वाले थे। हथियारों का निर्माण एवं शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। कला, धर्म, विकास एवं क्रोमेग्नॉन की उत्पत्ति जो थी वो निएंडरथल मानव से हुई, जिसे वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। अगर आधुनिक मानव देखेंगे होमो सेपियंस तो ये क्या है, आधुनिक जीवित मानव है जिसकी उत्पत्ति 25,000 वर्ष पूर्व होलोसीन के क्रोमेग्नान से हुई थी। जो आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन लगभग 1450 सीसी, ये 10,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर फैल गए। इनका कपाल मोटा तथा दांत बड़े थे। इनका मस्तिष्क विकसित है लेकिन शारीरिक शक्ति पूर्वजों से कम है। ये अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पर्यावरण को अनुकूलित तथा नियंत्रित करने में सक्षम हुए। बुद्धि का विकास तेजी से हुआ, जिस कारण वर्तमान मानव पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली जीव बन गया। आधुनिक मानव खेती करने लगा तथा मवेशियों का पालन पोषण भी करने लगा। इस प्रकार है अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से मानव का विकास हुआ और मान सकते हैं कि ड्रायोपिथिकस से मॉडर्न मैन का मतलब कपी से अभी के जनरेशन का विकास हुआ। इसके साथ ही मानव विकास, मानव की उत्पत्ति, जीवों का विकास जो है, जीवों की उत्पत्ति, जीवों का विकास, इनकी जो थ्योरीज है वो सारी चीज़ें हम लोग अध्याय 7 विकास में हम लोगों ने देखा। आई होप आपको जो सारे टॉपिक्स होंगे क्लियर होंगे और एग्जाम्स में आने वाले जो थ्योरी हैं इसमें है डार्विनवाद का सिद्धांत, लैमार्कवाद का सिद्धांत, तो आपका ह्यूगो डिब्रिज का सिद्धांत, ये सारे से जो सिद्धांत है ये बड़े नंबर्स में आते हैं। तो आप लोग इसका जो थ्योरी है उसको डायग्रामिक तैयारी इस पीपीटी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तो है जाति वृत्ति, जीवों का विकासात्मक इतिहास। जीवों का अगर हम लोग इतिहास देखेंगे उसको बोलते हैं जाति वृत्ति। फिर है पेंजिया, पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र भूमि जहाँ पर सभी महाद्वीप एक इकाई के रूप में रहते हैं। जीवाश्म, प्राचीन पृथ्वी पर उपस्थित पादप एवं जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसको बोलते हैं। एटिविज्म, पूर्वजों के लक्षणों का पुनः प्रकट होना जो कि वर्तमान में नहीं पाए जाते अथवा अवशेषी अंक में रहते हैं। इसके साथ हमारा पार्ट 7 विकास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।